नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका यही एक्टिविटी हमें एनर्जी प्रदान करेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करने वाले जो 17वीं पीटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक टॉपिक कि ट्रम्प के आने के बाद क्या भारत यूएसए के रिलेशन पर प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा है कि भारत और यूएसए के राष्ट्रपतियों के चुनाव प्रक्रिया में अंतर क्या है, कैसे चुनाव होते हैं। ठीक है, तो सब चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक, तो ट्रम्प की सरकार के प्रभाव भारत पर देखने से पहले हम लोग भारत और बाइडेन के बीच के रिश्तों को छोटा सा समय में देख लेते हैं। तो देखिए क्या था, बाइडेन में था कि क्वाड को लेकर बाइडेन क्या था, बाइडेन सरकार सकारात्मक दिखा, क्योंकि उन्होंने एनुअली क्या किया, बैठकें की। ठीक है, साथ में साथ आर्थिक रणनीति को लेकर सतर्क था। सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल आईपीएफ का साझेदारी का निर्माण। ठीक है, रक्षा सहयोग अच्छा दिखा भारत और यूएसए के बीच, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए गए। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री का एक राजकीय यात्रा की गई भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ की। साथ में साथ जलवायु परिवर्तन के लेकर सजग दिखे, क्योंकि पेरिस समझौते से पीछे हटने के बाद ट्रम्प सरकार द्वारा इनमें फिर से इंक्लूजन किया गया, ये बाइडेन सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन में। ठीक है, और निगेटिव भी था इनका। निगेटिव ये था कि ये मानवाधिकार के आधार पर बहुत भारत की आलोचना की, जैसे मणिपुर हुआ। ठीक है, और कूटनीतिक संबंध भी खराब हुए, क्योंकि वे खालिस्तानियों के तथाकथित समर्थन थे। ठीक है, खालिस्तानियों के, इसलिए देखा जाता है। और एक बात था कि यूक्रेन को बाइडेन सरकार ने भरपूर सहयोग दिया, और रूस को आलोचना करने के लिए भारत पर हमेशा दबाव बनते रहे कि भारत को पूर्ण रूप से रूस को आलोचना करना चाहिए, लेकिन भारत तटस्थ बना रहा है। तो ठीक है, ये सब चुनौतियाँ थी दोनों सरकार के बीच। चलिए, तो पृष्ठभूमि तो मिल गया, अब देखते हैं कि भारत का रिलेशन कैसा होगा ट्रम्प के आने के बाद। अंतिम कार्यकाल में देखेंगे कि रिलेशन कैसा था, क्या मेजर डेवलपमेंट हुए ट्रम्प के अंतिम में जो चुनाव लड़ के आए थे जीतकर। सबसे पहले रक्षा सहयोग हुआ में क्या होता है, कोमकासा समझौता है, जिसमें उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की बात की गई थी। ठीक है, दूसरा है कि व्यापार में वृद्धि हुई थी, लेकिन ट्रम्प सरकार द्वारा भारत को सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली जीएसपी के से हटा दिया गया था। इस क्या होता है कि यह विकासशील देशों को एक समर्थन दिया जाता है यूएसए सरकार द्वारा। ठीक है, जिसमें अनुदान सब्सिडियाँ दी जाती है प्रोडक्ट पर। ठीक है, वही था, उससे बाहर हट गया था। क्वाड को भी मजबूत किए थे ट्रम्प जी, चीन को टैकल करने के लिए इंडो पैसिफिक में। और H1 वीज़ा के चलते भारत के जो विद्यार्थी थे, खासकर इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर वाले, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, देखिए ट्रम्प के पुनः आने पर फिर से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो आयात पर टैरिफ में वृद्धि, ट्रम्प सरकार ने बोल दिया है कि 20% हम सभी आयातों पर 20% टैरिफ, और ऑटोमोबाइल पर 200% टैरिफ लगाएंगे, जिससे कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ सके, फल सके, अमेरिका का राष्ट्रपति कहना है। तो देखिए, भारत तो सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योगों में से एक है भारत, और भारत जेनरिक दवाओं का बहुत बड़ा निर्यातक है यूएसए में, और कपड़ों का, तो उन दोनों पर प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ेगा। और भारत अधिशेष में भी है अभी व्यापार में, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अप्रत्याशित व्यापार संबंध वही, टैरिफ आएगा तो ऊपर नीचे व्यापार बना रहेगा, व्यापार में अस्थिरता होगी, जिससे कि भारत का क्या कह सकते हैं कि व्यापार घाटा बढ़ सकता है, और घाटे का विस्तार
उस घाटे के बावजूद ट्रम्प कर कटौती जारी करने की योजना बना रहे हैं। जब कर कटौती करेंगे तो वैश्विक बॉन्ड बाजार में अस्थिरता आएगी। तो जब वैश्विक बॉन्ड बाजार में स्थिरता आएगी तो क्या बोला होगा, तो भारत जैसे विकासशील बाजारों में भी क्या होगा, उसका असर दिखने को मिलेगा। फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की दुविधा। ट्रम्प सरकार का कहना है ना, दबाव बनाएंगे फेडरल रिजर्व की, आप कटौती कीजिए, ठीक है, ब्याज दर में, तो वहाँ की ब्याज सस्ता होगी। तो ब्याज सस्ता होने की तो भारत से क्या होगा, क्राउडिंग आउट बढ़ सकता है, क्योंकि सब कोई सोचेगा कि यूएस में डॉलर में क्या करें हम लोग, निवेश करें, क्योंकि डॉलर सबसे सुरक्षित मुद्रा माना जाता है। इसलिए भारत के आरबीआई को मौद्रिक नीति प्रभावित होगी। इस पर सतर्क बना रहना चाहिए आरबीआई को कि कैसा फेडरल गवर्नमेंट रणनीति बनाता है। क्रिप्टो करेंसी नीति है, ठीक है। तो ट्रम्प जी अमेरिका को बिटकॉइन महाशक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनके आने से क्रिप्टो करेंसी बाजार ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में उछाल हुआ है। आज जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन नहीं होता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक का, ठीक है। तो भारत में भी इसका प्रचलन बढ़ेगा, और भारत में प्रचलन बढ़ने से क्या होगा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो वहीं और आतंकवाद को क्या फंडिंग की जा सकती है। तो इसलिए भारत को स्थिरता बनी रहेगी भारत में। अंतरिक्ष और उप क्षेत्रों में लॉबिंग में वृद्धि। देखिए, आप जानते होंगे कि ट्रम्प जी के एक स्टार प्रचारक कौन थे, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क थे। एलन मस्क किसके है, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स का क्या हो सकता है, लॉबिंग में वृद्धि हो सकती है, वहाँ के अंतरिक्ष यान मिशनों में स्पेसएक्स का बढ़ोतरी हो सकता है, जिससे कि भारत जैसे जो उपग्रह और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए इसरो की कार्यप्रणालियाँ हैं उस पर प्रभावित होगी, ठीक है। और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए क्या है, एक नकारात्मक पहलू है। ट्रम्प की दक्षिण एशिया नीति। ट्रम्प चुनाव प्रचार में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का भारी विरोध किए हैं, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भारी विरोध किए हैं। तो वो डायरेक्ट खुल कर बोलेंगे तो उन दोनों पड़ोसी देशों के बीच में हम लोग का समझौता नहीं हो सकता है, बातचीत नहीं हो सकती है, बशर्ते एक युद्ध के अलावा युद्ध जैसी चरम स्थितियाँ हो सकती है, क्योंकि कोई मध्यस्थता करने वाला कोई बड़ा शक्ति नहीं होगा अमेरिका को लेकर। तो वही बोल रहे हैं। चीन के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन। अमेरिका से चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाने की उम्मीद है, ठीक है। अमेरिका दबाव बनाएगा, वैसे दबाव बनाएगा भारत पर कि आप चीन का विरोध कीजिए, जैसे ट्रम्प सरकार जैसे बाइडेन सरकार बना रही थी रूस के विरोध करने के लिए, उसी प्रकार ट्रम्प बनाएंगे चीन का विरोध कीजिए। तो चीन का विरोध करने का दबाव बने, जिससे कि हमारे हाल ही में जो LAC समझौता हुआ है उस पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अब चीन का बदलता हुआ रुख और उसका प्रभाव देखिए। ट्रम्प सरकार क्या बोलते हैं, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, टैरिफ लगाना पड़ेगा। तो टैरिफ लगाएंगे सबसे ज़्यादा तो चीन के साथ व्यवहार होता है, तो टैरिफ लगाएंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था क्या होगी, घरेलू अर्थव्यवस्था लुढ़केगी। तो लुढ़केगी तो क्या करेंगे, वहाँ के चीन की सरकार वहाँ समर्थन देगी। तो ऐसा अनुमान है कि GDP के देखिए यहाँ पर GDP के 2 या 3% बड़े प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा चीन सरकार द्वारा उनके उद्योगों को। तो ऐसा करने पर और सब्सिडी दिया जाएगा। तो ऐसा करने पर जो भारत में निवेशक वो क्राउडिंग आउट की स्थिति में आ जाएंगे और भारत से निवेश अपना ले जाकर चीन में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चीनी सरकार द्वारा उनमें अनुदान और समर्थन प्राप्त होगा, ठीक है। वही बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए, इन सब नकारात्मक पहलू के बाद सकारात्मक पहलू क्या है वो देखा जाए। व्यापार वार्ता का नवीकरण। हम लोग 2019-20 में FTA पर बात हुआ था दोनों के बीच, लेकिन ट्रम्प सरकार गया तो FTA पर बात रुक गया। तो अब जब ट्रम्प सरकार आया है तो फिर से FTA के बाद चर्चा शुरू हो सकती है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। सैनिक प्रौद्योगिकी पहुँच बताएं तो वहाँ पर लिखा था कि 18-19 में कोमकासा हुआ था। तो कोमकासा हुआ ना, तो जिससे कि आगे और अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर प्राप्त होगा।
जिससे कि भारत और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर अपना रक्षा निर्यात को कम कर रक्षा आयात को कम कर सकता है। ठीक है। मानवाधिकार जांच से राहत। ट्रम्प सरकार में भारत के अल्पसंख्यक अधिकारों, प्रेस स्वतंत्रता और गैर सरकारी संगठनों संचालन जैसे मुद्दों पर कम दबाव का अनुभव होने की संभावना है। क्योंकि जो बाइडेन सरकार थी ना, वो मानवाधिकार के मुद्दा को लेकर भारत की बहुत आलोचना करती थी, जैसे मणिपुर की हिंसा को लेकर हुआ है, ठीक है, पर्यावरण को लेकर हुआ। लेकिन ट्रम्प की सरकार ऐसी नहीं है, टू द पॉइंट। उन्हें मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। खालिस्तानियों के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ उनके सख्त रूट है ट्रम्प सरकार का। ट्रम्प सरकार खालिस्तानियों के विरुद्ध सख्त है, जिससे कि भारत का स्थिति और मजबूत होगी और अलगाववाद से लड़ने में, जो सिख अलगाववाद है खालिस्तानियों के द्वारा चलाए, उससे लड़ने में सहयोग होगा। ठीक है। देखिए, इसके अलावा खालिस्तानियों के विरोधी के कारण ही ट्रम्प के आते ही कनाडा के जो थे ना राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो भाग गए। ठीक है। डॉलर में संभावित कमजोरी और विदेशी मुद्रा में स्थिरता। देखिए क्या बोलेंगे, ट्रम्प जी आएंगे, कहेंगे कर कटौती कीजिए, कर कटौती होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो व्यापार घाटा भी बढ़ा हुआ है पहले से, तो वहाँ के रुपया में, जो डॉलर में हेर फेर होगा, उसका दाम नीचे गिरेगा। तो दाम नीचे गिरेगा ना, तो भारत के कमज़ोर डॉलर आयात लागत को कम कर सकता है, जिससे आईटी क्षेत्रों को फायदा हो सकता है। ठीक है। जबकि साथ ही विदेशी मुद्रा और ब्याज दर स्थिरता के प्रभाव में चुनौतियाँ भी खड़ी हो सकती है। चुनौतियाँ भी एक तरफ से है, पढ़े हैं चुनौतियाँ, लेकिन फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि डॉलर का दाम गिरेगा तो भारतीय रुपये मजबूत होगा। प्रस्तावित ग्रीन कार्ड सुधार, ये क्या है? देखिए, ट्रम्प सरकार ने घोषणा की है ना कि जो यूएसए के जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय छात्र, उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा और उन्हें ग्रीन कार्ड सुधार के अंतर्गत रखा जाएगा, तो जिससे भारत के जो इंजीनियरिंग छात्र हैं, आईटी वाले छात्र, उनको फ़ायदा मिलेगा। वही बात लिखी हुई है। ठीक है। कानूनी और अवैध आवर्जन नियंत्रण पर प्रभाव। देखिए, इनका अवैध आवर्जन जो है ना, माइग्रेशन के खिलाफ एकदम सख्त है। मैक्सिको में वो उस समय तो वहाँ दीवार भी बनाना चाहते थे, तो वहीं अवैध जो आवर्जन होगा, अकुशल श्रमिकों पर रोक लगेगी, जिससे कि भारत के कुशल श्रमिकों का मांग बढ़ सकता है वहाँ पर। ठीक है। वही लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट दर की दर में कमी होगी, 21% से 15% कॉर्पोरेट दर करने की मांग है। तो कमी होने से अमेरिकी व्यवसायियों के लिए पूंजी मुक्त कर सकती है, जिससे भारत से आउटसोर्सिंग सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है। आउटसोर्सिंग सेवा माने क्या है कि भारत में रहकर अमेरिका के कंपनी के लिए काम करना है, तो भारतीय को रोजगार मिलेगा। वही लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, इन सब शौकों को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इंडिया को अपनी स्थिति में सुधार कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सामरिक आर्थिक संस्थारी की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ट्रम्प जी खुलेपन के एकदम दोस्त हैं। देखने कि यहाँ हौड़ी मोदी, नमस्ते ट्रम्प हुआ था, रिलेशन मोदी जी से अच्छा है, तो उनके खुलापन को सहयोग लेकर उन्हें रक्षा और ऊर्जा सहयोग करना चाहिए। ठीक है। वही बात है। घरेलू मांग और व्यापार विविधीकरण को मजबूत करना। ठीक है। देखिए, घरेलू मांग को बढ़ाना चाहिए अपना, और व्यापार विविधीकरण पर जोर देना चाहिए। अनेक देशों से, अलग अलग विदेशों से व्यापार करना चाहिए, केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वही लिख रहा है। ठीक है। मौद्रिक नीति समायोजन पर सतर्क बनाए रखना है। आरबीआई को अब आँखें खुली होना चाहिए हमेशा कि फेडरल बैंक क्या कर रहा है। तो ऐसा कहावत है कि फेडरल बैंक छिकता है ना, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कांपने लगती है, प्रभाव होता है। तो उसी तरह वही कहावत सार्थक साबित होता है। तो इसलिए आरबीआई को क्या करना चाहिए, सतर्कता से रहना चाहिए कि कैसा फेडरल बैंक नीति अपना रहा है। ठीक है। अमेरिका के साथ आवर्जन और शिक्षा संबंधों का लाभ उठाएं। भारत ट्रम्प के आवर्जन सुधारों से शैक्षिक आदान प्रदान, प्रौद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देकर लाभ उठा सकता है। ठीक है। जिससे कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है। और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करना है।
ट्रंप द्वारा दक्षिण एशिया पर कम ध्यान दिए जाने के अनुमान के साथ भारत छोटे देशों के बीच अपने प्रभाव को मजबूत कर सकता है और इस स्थिरता और विकास बढ़ावा देने के लिए अपने विकास कार्यक्रमों का उपयोग कर सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिकी सहायता कम होगी। देखिए, जो बाइडेन सरकार बहुत समर्थन भी था अंदर से पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उनसे समर्थन नहीं करता है। दक्षिण एशिया में कोई ट्रंप का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए दक्षिण एशिया में भारत एक मजबूत पावर के रूप में उभर सकता है। ठीक है, अब चलिए भारत और यूएसए के राष्ट्रपतियों के वर्णन देख लिया जाए चुनाव प्रक्रिया का। ठीक है, तो देखिए यहाँ निर्वाचक मंडली में देखिए यहाँ की मूल बातें यहाँ समझाते रहें। निर्वाचक मंडली में 538 सदस्य होंगे। ठीक है, 538 सदस्यों में से 100 इलेक्टर्स जो होंगे वो सीनेट्स होंगे, वहाँ के राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं, सीनेट्स होंगे। ठीक है, 435 किस्से होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होंगे जिसे लोकसभा बोला जाता है। ठीक है, और 3 सदस्य कोलंबिया से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से होते हैं, देखिए वहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये इलेक्टर्स वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, देखिए राज्यों में निर्वाचकों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, निर्वाचकों की संख्या अलग अलग हो सकती है राज्यों में, क्योंकि राज्यों में निर्वाचकों की संख्या उनके जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। देखिए जनसंख्या के आधार पर होता है वहाँ के। ठीक है, वहीं लिखा हुआ है। और अब देखिए 538 सीट है ना, 538 में 270 सीटें लाए ना जो पार्टी, उसका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो वहीं राष्ट्रपति बन जाता है। देखिए भारत में क्या है, भारत में निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, संसद की निर्वाचित संसद, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ ध्यान देने लगे। ठीक है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, प्लस में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं कि संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के शासन में भाग लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे। ये 17वां संविधान संशोधन से कहा गया था। ठीक है, मनोनीत सदस्य से कोई भाग नहीं लेता है। ठीक है, वहीं लिखा हुआ है। अब देखिए शासी और अधिनियम निकाय क्या है, चुनाव प्रक्रिया कहाँ से वहाँ प्राप्त होती है, किससे कौन करता है, तो प्रत्येक राज्य स्वयं के चुनाव नियम बनाता है। ठीक है, जो नियम विकेंद्रीकरण प्रणाली को दर्शाता है। अमेरिका में अलग अलग राज्य अपनी चुनाव प्रक्रिया के देखरेख, वहाँ के अलग अलग नियम है हर राज्य का, जो 51 राज्य है ना उनका अलग अलग नियम है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत की जाती है। ठीक है, नामांकन प्रक्रिया, उम्मीदवार प्राइमरीज और कॉकेसस के माध्यम से पार्टी नामांकन सुरक्षित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और प्रस्तावक अनुमोदन होना चाहिए, दोनों का हस्ताक्षर होना चाहिए भारत में। ठीक है, 50-50 दोनों का। ठीक है, यहाँ चुनाव पद्धति क्या है, विनर टेक ऑल दृष्टिकोण। देखिए विनर टेक ऑल दृष्टिकोण क्या होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर में देखिए कैलिफोर्निया दिया है, जैसे कैलिफोर्निया में 54 सीटें हैं। ठीक है, 54 सीटों में 54 सीट आवंटित है। यदि उस राज्य में किसी राष्ट्रपति को उम्मीदवार को सबसे अधिक लोगों का वोट प्राप्त होता है उसे 54 इलेक्टर्स मिल जाते हैं। तो देखिए 54 इलेक्टर्स में से सबसे अधिक जिसी को मिला, जैसे मैंने 40 मिला, 40 किसी को मिल गया, तो यहाँ 40 नहीं पूरा 54 मिल जाएगा एक ही का। वही बोला जाए विनर टेक ऑल दृष्टिकोण। ठीक है, एक बार विजय होने के बाद पूरा विजय हो जाइएगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर राज्यों में यही है, लेकिन मेन और नेब्रास्का राज्यों में यह प्रणाली थोड़ी अलग है। वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है। उम्मीदवार पॉपुलर वोट में जीत के बिना भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है, जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे वहाँ से। मेन और नेब्रास्का राज्यों में ऐसा प्रणाली नहीं है। यहाँ भारत में क्या होता है कि एकल संक्रमणीय माध्यम से होता है अनुपातिक प्रणाली पर, उसमें कुल डाले गए वैध मतों के 50% +1 लाना रहता है जीत के लिए। ठीक है, वहीं लिखा हुआ है। मतदान प्रक्रिया क्या होगा,
अधिक लंबी होती है और पेपर बैलेट और घर से मेल इन वोट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया होती है, कागजी मतदान होता है, लेकिन यहाँ कम समय लगता है। ठीक है, इसका चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है, यहाँ 5 वर्षों के लिए भारत में होता है। इसमें केवल अधिकतम 2 बार बन सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बना जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद एक संभावित साथी उपराष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना एक साथी चुनेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति को, लेकिन यहाँ पर भारत के उपराष्ट्र के लिए पति के लिए अलग चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों टॉपिक हम डिस्कशन किए। तो आपको डिस्कशन अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही आगे फिल्टर कंटेंट के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।